नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट 1 यानी कि 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आशा है आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा और मस्ती से करते हुए चल रहे होंगे। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने का फायदा भी मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी कमेंट करते रहिएगा, बताइएगा कैसा क्या लग रहा है। बिना कमेंट करे कैसे चलेगा, अंगूठों में दर्द होता है क्या? ठीक है, चलो अब सवाल करते हैं, देखते हैं कैसे क्या सवाल हैं इसमें। कह रहा था पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं, 5 घंटे 24 मिनट में यह किस कोण पर घूमेगी। देखो, सबसे पहले इसको घंटे में ही चेंज करो, यानी कि 24 बटे में 60 करना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और 55 25 और 2 27 बटे में 5 घंटे आ गए। 24 घंटे में कितना डिग्री जाता होगा? 360 डिग्री। भाई पूरा चक्कर 360 डिग्री का। 27 बटे 5 हमें निकालना था, तो 12 दूनी 24 हो गया, 12 तियां 36 हो गया, 5 दूनी 10, 10 तियां 30, यानी कि आंसर क्या आ गया? 81 डिग्री। अगला सवाल, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप द्वारा अंतरित कोण का अंश माप बताइए। तो आपको सिंपल सा फार्मूला पता होगा, 2 पाई आर थीटा बटे में 360, ये होती है चाप की लंबाई। यानी कि अगर हम देखेंगे तो 2 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया। रेडियस हमको 100 दे दी थी, थीटा का मान हमें निकालना था, ये हो गया हमारे पास 360 और ये हमको दे दिया था 22 सेंटीमीटर। तो ये 22 से 22 कैंसिल आउट, एक जीरो से ये एक जीरो चला गया। अगर हम थीटा बराबर लिखेंगे तो 36 गुणे में 7 बटे में हो गया 2 गुणे में 10। ठीक है, इसको 2 गुणे में 5 लिख लेते तो 2 दूनी 4, 4 नेम 36 हो गया, यानी कि 9 सत्ते 63 बटे में 5 आ गया। अब देखो 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना? 1, 5 दूनी 10 हो गया, बचा कितना? 3, 3 बटे में 5 आया। अब आपने जैसे ही 12 देखा, आंसर लगा दो, भले ही आपको चेंज करना आता हो चाहे ना आता हो। अब डिग्री से ये मिनट में फिर 60 का गुणा होता है, उस हिसाब से चीजें चलती हैं। ये तो पढ़ा होगा, वैसे कम पढ़ाया जाता है, ये आते एसएससी में तो नहीं आता जाता। ठीक है, और जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शन इस हिसाब से दिए गए थे। तो 12 डिग्री हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा। अगला सवाल, एबीसी एक त्रिभुज की भुजाएं और ये दिया गया था, तो त्रिभुज क्या है भाई? सिंपल सी बात है, ये क्या हो सकता है? अगर हम यहाँ पर देखें 1 1 1 और यहाँ पर देखें तो 1 गुणे में 1 प्लस में 1 गुणे में 1 हो गया, प्लस में 1 गुणे में 1 हो गया। अगर 2 रखा तो 4 4 4 हो गया, इधर 4 और 4 4 हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा जाकर? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। देखो, कोई भी अगर भुजाओं का कुछ दिया जाए ना, तो अपनी तरफ से भुजाएं मान के कर लेना, क्योंकि वो हर जगह फॉलो हो गए। ठीक है, अगर एक से नहीं हुआ तो वो किसी से भी नहीं हो सकता, फिर ये चीज ध्यान रखना। अगला सवाल, त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई इतनी, तीसरी भुजा की लंबाई, ये चीज आपको बता चुके हैं, हमेशा ध्यान रखना। इनका सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा और इनका डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होगा, यानी कि ये 3 भुजाएं दी गई। अब यहाँ पर एक चीज देखो, सब क्या आ रहा है? ये बढ़ा रहा है, यानी कि जोड़ेंगे तो ये 14 हो गया, ये हो गया, 10 से 4 गया 6, यानी कि ये कहीं पर लिखा है, यानी कि 14 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन 6। अगला सवाल, अच्छा इन्होंने तीसरी भुजा यहाँ पर ए मानी है, तो कोई बात नहीं, हमने सी मान ली। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। कह रहा था एक लड़का आयताकार मैदान की 2 आसन्न भुजाओं पर चलता है, यदि एक इसके बिकड़ के अनुदिश चलता है तो वह बड़ी भुजा के 1/3 के बराबर दूरी बचाता है। बड़ी भुजा का छोटी भुजा से अनुपात क्या होगा? देखो, ये सवाल हमेशा ऑप्शन से करना, नहीं तो बहुत लेंदी सवाल बन जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से था। अब कोशिश करना कि ऐसी भुजा लेना जिससे आपको ट्रिपलेट वगैरह पता हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे 5 12 13 आपको पता है, तो ये अगर 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो यहाँ पर जाता तो 12 5 17 चलता और इधर 13 चला, लेकिन वो ये कह रहा था यहाँ पर जो डिस्टेंस बचाई है ना, ये जो बड़ी भुजा है उसका 1/3 है, यानी कि बिल्कुल सही बात हो गई, तो आंसर लगा दो। ठीक है, बाकी अगर देखते 3 5 से, अब यहाँ पर देखो बड़ी भुजा हमें लेनी थी, बड़ी भुजा का 5 का 1/3 कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर बड़ी भुजा 12 इसका कर सकते, लेकिन आपको ट्रिपलेट नहीं पता, इसलिए लेते। ये बात का मौका आएगा जब पहले हमें ट्रिपलेट वाला मिल रहा, पहले उस पर काम करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते थे। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो भाई, इसमें कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, पहले तो सर्किल की वो लिख लो। जैसे अगर x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस में 2fy प्लस का c बराबर में 0। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें रेडियस निकालनी हो तो रेडियस कैसे निकालते हैं? √g² प्लस का f² माइनस का c। ठीक है, अब जब इनके अंदर मतलब हमें इक्वेशन 2 दी जाए और उनके बाद मतलब एंगल पता हो उनके बीच का, तो यहाँ पर c1
प्लस का C2, ये दो इक्वेशन के लिए है इसलिए इस तरीके से लिखा जा रहा है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा G1 और G2 प्लस में F1 और F2, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 2R1 R2। बस अब इतना पता हो गया, आपको कुछ नहीं करना, इक्वेशन से कंपेयर करना है। जब फर्स्ट इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस का 12 था और यहाँ पर 2g, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2g बराबर में माइनस का 12, तो g बराबर में कितना आ गया 6 आ गया माइनस। प्लस माइनस से g और f की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड जब रेडियस निकालेंगे तो g स्क्वायर और f स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो अगर बाई के साथ देखें तो इक्वेशन में क्या था माइनस का 6, यानी कि 2f बराबर में माइनस का 6, तो f बराबर में माइनस का 3 हो गया। और यहाँ पर लिख लेंगे c, यानी कि ये c का मान यहाँ पर क्या हो गया 41। अब पहली इक्वेशन थी तो सबके साथ यहाँ पर 1 लगा लो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर दूसरी यानी कि सेकेंड इक्वेशन के साथ करते हैं यही काम, यानी कि सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 2g2, ठीक है, 2f2 और ये हो जाएगा c2। तो भैया यहाँ पर अगर x के साथ देखें तो क्या दिया गया k, तो ये बराबर में k हो गया, यानी कि अगर यहाँ पर लिखें g2 बराबर ky में 2 हो गया। इधर लिखेंगे तो ये हो जाए बाई के साथ 6, यानी कि बराबर में 6 हो गया, तो यहाँ पर f2 बराबर में 3 हो गया। और यहाँ पर c2 बराबर में माइनस का 59 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबके मान पता हो गए, हमें अब वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हम इसकी जगह 45 रखेंगे तो cos 45 का मान आपको पता है 1/√2 होता है। तो c1 का मान हमें 41 पता हो गया, c2 का मान माइनस का 59 माइनस हो गया 2, g1 इंटू में g2, तो देखो माइनस का 6 और ये हो गया, यानी कि माइनस का 6 इंटू में ky2 हो गया, प्लस में f1 इंटू यानी कि -3 इंटू में 3 हो गया, और अपॉन में हम कर देंगे 2r1 और r2, यानी कि 2r1 का मान हमारे पास क्या आया था निकल कर, r1 के मान तो निकाले ही नहीं है भाई, चलो मान निकाल लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर अगर r1 पहली कंडीशन में निकालेंगे तो g स्क्वायर यानी कि 36, f स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9 और फिर माइनस का 41 हो गया, यानी कि 45 से 41 गया 4, यानी कि r1 बराबर में 2 आ गया। इधर करेंगे तो ये r2 बराबर निकालेंगे, यहाँ पर हो गया k स्क्वायर बाई 4 और फिर प्लस में 9 माइनस का प्लस 59 हो गया, यानी कि अगर r2 लिखेंगे तो ये देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 68 हो गया, तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा k स्क्वायर, और प्लस में ये इन दोनों का सम कितना हो गया 68 हो गया, गुणा करेंगे 4 का 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 संग 24 और 24 और 3 27, और बटे में रूट के बाहर हमने 2 निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनटू में करेंगे तो ये हो जाएगा √k स्क्वायर प्लस का 272 और अपॉन में हो गया हमारे पास 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जगह तो बची नहीं, थोड़ी जगह और बना ली जाए भाई, और ये किसका r2 का रख लिया था ना, r1 का मान और रह गया था, r1 का मान कितना था 2 था, सबके मान रख के ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 जब ऊपर चला जाएगा तो ये √2 बना देगा, यानी कि इधर हो गया ये √2, ब्रैकेट में हो गया k स्क्वायर प्लस में 272 हो गया, ये सही है 272, और ये हो जाएगा इनका डिफरेंस करेंगे तो ये 9 2 11 यानी कि 19 हो जाएगा, सॉरी 18, माइनस का 18 हो गया, माइनस का 2 हो गया, 2 3 6 माइनस का 3 के माइनस का 9 हो गया, ये आया निकल कर। यानी कि अगर हम देखेंगे होल स्क्वायर करें क्या, चलो पहले तो कैलकुलेशन और कर लेते हैं। ये हो गया माइनस का 18 प्लस में 3 दूनी 6 के हो गया, प्लस में हो गया 3 9 दूनी 18, तो ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। दोनों तरफ फिर से होल स्क्वायर करते हैं तो 2 ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस में 272 हो गया बराबर में 36 k स्क्वायर हो गया, और इधर करेंगे 2k स्क्वायर, यानी कि ये 2k स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, इधर बचेगा 272 इंटू में 2 और बराबर में हो गया 36 से 2 गया तो 34 k स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इधर करेंगे ये 17 हो गया, 17 एकम 17 हो गया, 17 छक्का 102, ये k स्क्वायर का मान आ गया, यानी कि अगर हम देखेंगे तो k बराबर कितना आ गया 4 आ जाएगा, वो भी प्लस माइनस। अब ये समझ गए होगे कितना कैलकुलेटिव सवाल था, ठीक है। तो सिंपल से आपको फार्मूले वगैरह तो याद होने ही चाहिए, फार्मूले नहीं याद होंगे तो दिक्कत होगी। यानी कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, किसकी थी, सर्किल की, और r बराबर आपको निकालना हो तो ये हो जाएगा, इक्वेशन से कंपेयर करने पड़ेगा, जब उनके बीच का एंगल पता हो तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना।
हमेशा क्या जहाँ पढ़ते हो वहाँ लगा लो, क्योंकि इस पे सवाल कम पूछे जाते हैं, और कम पूछे जाते हैं तो भूल जाते हैं फार्मूले, अगर फ्रिक्वेंटली पूछे जाएं तो फिर याद रहे। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल करते हैं। दी गई आकृति में यदि छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 70% के बराबर है तो x डिग्री का माप हमें बताना है। देखो भाई कह रहा था 70% के छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 70% के बराबर है, यानी कि पूरे का अगर 100% है तो ये छायांकित भाग का हो गया, अगर जो छायांकित नहीं है वो 30 हो जाएगा। यानी कि 100% जिसका एरिया है उसके लिए एंगल 360 डिग्री है, हमें 30 डिग्री के लिए निकालना था, यही तो निकालना था x डिग्री, यही तो नहीं है। तो ये देखो 2 0 से 0, 36 तियां 108 डिग्री आंसर। अगला सवाल। अब इस सवाल को देखो, ये काफी आसान सवाल है, आसान तब है जब आपको रिजल्ट पता है। ठीक है, बाकी सोल्यूशन करना पड़ता है। आपको एक चीज पता है कि जब सेंटर से स्पर्श रेखा पे मिलाते तो 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, ये 90 आपको दिख ही रहा होगा, बढ़िया सा दिया हुआ। समझ में आ गई बात कैसे हुआ 90? क्योंकि देखो स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो इसके बराबर हो गई, जब ये बराबर हो गई तो ये भी बराबर है, जब ये बराबर होगी तो ये अपने आप, तो ये चारों एंगल जब 90 हो गए, ये तो समझ में आ गई बात बस। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो, अगर हम इसका डायगोनल लिखते, बड़े वाले स्क्वायर का लिख रहे हैं डायगोनल, तो क्या आता √2r1 आ जाता। समझ में आई बात? अगर हम मान लो ये वाला भी एक और बना लेते वर्ग, ये छोटा सा बना हुआ, ये देखो दिख रहा होगा। ठीक है, इसका अगर डायगोनल लिखते तो √2 और r2 हो जाता। तो एक चीज समझना, अगर ये लाइन देखें C1 और C2 देखो केंद्र के नाम है, यहाँ पर हम A और B दे देते, A और ये B, यानी कि AB बराबर में ये क्या हो गया, ये √2r1 हो जाएगा पूरा। ये बात समझ गए? अब देखो AB को और हम क्या लिख सकते थे, AB को हम लिख सकते हैं √2r2 प्लस का r2 प्लस का r1 बराबर में √2r1 लिख सकते हैं। भाई देखो ये इस तरीके से सर्किल बना, ये यहां से यहां तक बना था एक, ये यहां से यहां तक हो गया, ये डिस्टेंस ऐसे निकाली थी हमने, तो ये हमारी रूट में निकल के आ जाएगी, √2r2 आ गई। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली केवल इतनी, ये r2 हो गई, क्योंकि ये रेडियस का काम कर रही है ये वाली लाइन देखो। ठीक है, और ये वाली रेडियस आपको r1 पता थी, तो जोड़कर ये हमने पूरा डायगोनल यहां से यहां तक ये डायगोनल अलग निकाल लिया था बड़े वाले स्क्वायर का, उसके बराबर कर दिया, बस खत्म हो गया सवाल। हमें देखो रिलेशन निकालना है, r2 बराबर में अगर हम लिखें, r2 यहां से ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो √2 प्लस का 1 हो गया, और ये r1 इस साइड चला जाएगा, r1 तो √2 माइनस का 1 हो गया। यानी कि अगर हम लिखेंगे r2 बराबर में r1 और √2 माइनस का 1 अपन में √2 प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √2 माइनस 1 √2 माइनस का 1, यानी कि r2 माइनस का बराबर में r1, और ये हो जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 2√2, और नीचे में a माइनस बी, a प्लस बी का होल बन जाएगा फार्मूला, यानी कि a² माइनस b² 1 आ जाएगा। तो r2 बराबर में क्या आ गया, r1 3 माइनस का 2√2। तो ये रिजल्ट आपको भाई साहब डायरेक्ट याद रखना है, ये चीज ध्यान रखना। क्या याद रखना है रिजल्ट में, r2 यानी कि r2 स्मॉल वाली रेडियस हो गई, और r1 3 माइनस का 2√2, सिंपल सा फंडा, रेडियस r1 बराबर 5 दिया था, रख देते, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, अगला सवाल। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप इतने इतने दिए गए थे, xy बराबर 12 है, PQ का मान क्या होगा। देखो एक्चुअल में बताएं, SSC में भी ऐसे सवाल नहीं आए हैं। ठीक है, जो दो वृत्तों के कोण के बीच ये सब कुछ काफी अच्छे लेवल के सवाल इसमें भी हैं। यहाँ पर देखो परिमाप दिया गया था, साइड ये दी गई थी, मैंने आपको इसका तरीका बताया था, अगर एरिया हो तब स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई स्क्वायर नहीं होगा। 48/24, ये XY दूसरे त्रिभुज की भुजा है, तो दूसरे त्रिभुज के लिए 12, हमें इसका मान निकालना था, 12 दूनी 24, x बराबर कितना आ गया, 24। अगला सवाल, एक बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, केंद्र से बिंदु Q की दूरी 41 है, तो वृत्त के त्रिज्या क्या होगी। 9, 40, 41 कुछ पढ़े हो भाई, अब इसमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ये हो गई, केंद्र से दूरी ये हो गई, ये यहाँ से बनाओगे ये 90 डिग्री हो गया, ये 41 हो गया, तो ये आ जाएगा। नहीं निकाल पा रहे हो फिर भी ऐसे कर लो, 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, एक बार घटाएंगे तो एक बार जोड़ेंगे तो 81, तो यहाँ से ऐसे 9 निकाल लो। ट्रिपलेट वैसे याद होना चाहिए। इस सवाल को देखो, कह रहा अनुभाग OAPV का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का इतना भाग है, यानी कि अगर पूरे का एरिया 18 है तो इसका एरिया 5 है। ठीक है, अगर हम देखें
तो 18 के लिए कितना एंगल बनेगा 360 डिग्री, क्योंकि 18 पूरे का एरिया है, पूरे का एंगल 360 होता है, हमें 5 के लिए निकालना था। तो 18 दूनी 36, 20 पंजे 100 डिग्री आंसर। अगला सवाल, एबीसी में ए बराबर इतना बी बराबर इतना है, बाह्य कोण ए की माप क्या होगी बताओ। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता भाई। ये त्रिभुज बन गया और ये को एंगल ए हो गया, बाह्य कोण हमें ये निकालना था, ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा 140, क्योंकि पूरी लाइन पर 180 बनता है। अगला सवाल, अब इसमें देखो भाई समानांतर बोल दिया 2x प्लस वाई का मान, यानी कि हमें x और y के मान चाहिए। देखो सिंपल सी बात, जब लाइनें पैरेलल हो तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, यानी कि जब 180 सम होगा तो x का मान निकालेंगे, 180 से 105 घटाना पड़ेगा, 180 से 100 गया तो कितना बचेगा 80 बचेगा, 80 से 5 और कम कर दो 75 हो गया। अब ये देखो ये 60 है तो ये शीर्षाभिमुख कोण 60 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों का भी सम 180 होगा तो ये कितना आ जाएगा निकल कर, ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 75 दूनी 150 प्लस का 120 यानी कि 270 आंसर। अगला सवाल कह रहा था यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा आवश्यक रूप से सही नहीं है। तो सबसे पहले तो रेखा बना लेते भाई, ये रही हमारी पैरेलल रेखाएं जो एक दूसरे को कभी जीवन में मिलेगी नहीं, ये एक तिर्यक रेखा। कह रहा था शीर्षाभिमुख कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। भाई शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, कोई सा भी युग्म बना लो। अब इसमें एकांतर अंतः कोण युग्म कोणों को माप समान होती है। देखो एकांतर अंतः कोण कहने का मतलब है ये जेड वाली कंडीशन में अगर ये थीटा है तो ये एकांतर कोण ये भी तो थीटा होगा। भाई जेड वाली कंडीशन से आप कितनी बार बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन यानी कि तीसरी, संगत कोण युग्म के कोणों का माप समान होता है। संगत कोण युग्म यानी कि अगर ये वाला अगर मान थीटा है तो ये वाला भी कोण बराबर होगा, ये संगत युग्म बनाते हैं। जैसे ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, इस तरीके से चीजें चलती हैं, यानी कि अभी तक तीनों सही हैं। कह रहा था तिर्यक रेखा के एक ही और अंतरित कोणों का युग्म माप समान होता नहीं होता है भाई समान, लेकिन ये जरूर पता है कि इनका सम 180 हो सकता है। अगर अब मान लो ये थीटा है ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस का थीटा, लेकिन यहाँ पर तो ये थीटा हुआ था तो ये तो नहीं हो सकता। तो बाकी ऊपर के तीनों। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण इतना है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखो कुछ भी रहा होगा बहुभुज हमें नहीं पता, हमें ये पता है अगर ये 135 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 180 से 130 गया 50, 50 से 5 और कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। और आपको पता है जब भुजाएं निकालनी हो तो 360 बटे में एक्सटीरियर एंगल कर देते हैं 45, बस खत्म हो गया सवाल। तो ये कितना आ जाएगा 8। अगला सवाल, एक नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके आंतरिक कोण इतना है। बस फिर से वही सवाल है भाई, ये 160 हो गया तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 20 होगा, तो 360 बटे में 20 कर दो यानी कि यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 18। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एबीसी और डीईएफ में ए इतना दिया गया था, ठीक है, और ए बी बराबर में एम एफ टी, यानी कि ए बी बराबर एफ टी दिया गया, तो ए बी ये लिखा है, एफ डी एक छोड़कर एक लिखा है, तो इनको सेम जगह पे लिखना पड़ेगा तभी ये सर्वांगसम बनाना ना। तो अच्छा ऊपर से तो मतलब ही नहीं है, ए बी और एफ डी को देखो बराबर बोला, ए बी यहाँ लिखा है एफ डी यहाँ पर लिखा है, ए बी यहाँ लिखा है एफ डी देखो पीछे लिखा है, ए बी यहाँ लिखा है एफ ई देखो यहाँ लिखा है, और ए बी यहाँ लिखा है एफ डी आगे लिखा है, यानी कि ये दो कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब हमें देखो दूसरे वाले में एंगल ई दिया था 85 दिया था, डी 55 दिया था, इसमें बी 55 दिया था, यानी कि जहां बी लिखा होगा वहीं डी लिखा होगा। देखो बी यहां पर बीच में लिखा, यहां पर आगे लिखा, यहां पर बी बीच में लिखा, यहां पर डी बीच में लिखा, खत्म सवाल। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60 डिग्री 80 डिग्री, बच्चा ये तो सबको पता होगा ना कि ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न में लिखे होते हैं, जिस तरीके से इसमें लिखा होगा उसी तरीके से इसमें लिखा होगा तभी ये सर्वांगसम बनेगा, नहीं तो पता लगे ईडीएफ और एबीसी सर्वांगसम कर रहे, वो नहीं हो सकता। जनरली क्या होता है मतलब कंपटीशन में ये लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए कैसे भी लिख देते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में लिखने का तरीका यही होता है, जिस एंगल से स्टार्ट करोगे उसी पर दूसरा होना चाहिए, जिस साइड को लोगे वहीं दूसरी भी होनी चाहिए। यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का माप इतना है, त्रिभुज का तीसरा कोण बताओ, 140 180 से घटा दो। अगला सवाल करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब तो बनता नहीं। अब ये भी देखो एंगल ए का मान पूछा, आसान है, 2x + 10 बराबर में x + 80 होगा। ये चीजें आपको देखो पता होनी चाहिए महाराज। अगर ये मान लो y है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस का y होगा,
तभी तो दोनों का सम 180 आएगा। ये वाला एंगल कितना होगा, 180 से माइनस का 180 प्लस का वाई हो जाएगा, कैंसिल आउट, देखो आ गया बराबर। बस यानी कि इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो ये 2x से x घट जाएगा, 80 बराबर क्या आ गया, सॉरी x बराबर 70 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 70 प्लस का 80, शीर्षा विभव कोण से। अगला सवाल कह रहा था समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी चेक करना है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत शीर्ष लंबों का, बिल्कुल होता है। संगत भुजाओं का अनुपात संगत परिमापों का, बिल्कुल हमने सारे बताए थे कि अगर एरिया लिखा हो तब तो अलग छोड़ दो, तब जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे वो स्क्वायर हो जाता है। बाकी ये सब आपस में क्या रहते हैं, साइड 1 अपॉन में साइड 2, परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर 2, और पेरीमीटर अपॉन में पेरीमीटर 2, और हाइट 1 अपॉन में हाइट 2, ये सब बराबर रहेंगे। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं का अनुपात बिल्कुल होगा। किन्हीं दो कोणों का अनुपात किन्हीं दो माध्यिकाओं का, ये क्या लिख दिया भाई। अगला सवाल, एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान इतना, कितनी भुजाएं हैं, निकालोगे खुद से। ठीक है, अभी दो सवाल कर चुके हैं। यदि एक वृत्त की परिधि इतनी है, ठीक है, 2 पाई आर यानी कि 22/7, आर का मान हमें दे दिया 88/7। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। बताओ, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया, आर बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब भुजा क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, तो गुणे में 4 कर दो, गुणे में 4, 8 आंसर। अगला सवाल, निम्न के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज समरूप होते हैं यानी कि दो त्रिभुज। ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गए हमारे पास, ये त्रिभुज हो गए हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर देखो इसको 30 मान लें और इसको 80 मान लें, इसको 70 मान लें, इसको 30 मान लें, इसको 80 मान लें, इसको 70 मान लें, तो भाई ये क्या होगा, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। इनकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हों ऐसी जरूरत नहीं है भाई, इसमें रेशियो काम करता है, इसमें बराबर भुजाओं का कोई रोल नहीं होता है, तो इसलिए तो पहला गलत है। ठीक है, फिर अगर हम बी पे देखेंगे, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, बिल्कुल। अगर ये 1:2 है तो ये वाला 1:2 होगा। अगर ये 2 और ये 3 रेशियो में है, 2 और 3, तो ये 2 और 3 रेशियो में होंगी, तो ये बी वाला तो अभी सही है। जब बी सही हो गया तो ये दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अभी ए तो कर ही लिया था कैंसिल, अब डी सी दोनों ही देखने पड़ेंगे। कह रहा था उनके कोई भी दो कोण बराबर हों, ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। लेकिन ये बात देखो, कह रहा था उनके दो कोण बराबर हों, ये कोई परफेक्ट बात नहीं। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि ये ए बी सी और पी क्यू आर ये हो गए हमारे ट्रायंगल क्या, सिमिलर। ये 1 और 2 रेशियो में है, ये 1 और 2, ये 3 इसी रेशियो में है सारे। और हमने बोल दिया ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, और इधर हमने कह दिया ये 60 है, ये 90 है, और ये यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 6 15 यानी कि 30 हो गया। एक चीज बताओ, ये सिमिलर हो जाएंगे? नहीं होंगे भाई। 1 और 2 के बीच में यहाँ 30 बन रहा है, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है। भाई ये भी डिपेंड करता है कि रेशियो किस उसमें चल रहा है, वहीं पर एंगल भी होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कोई भी दो कोण बराबर हो जाएंगे वो सिमिलर हो जाएगा, नहीं, उनके साइड के रेशियो पर भी डिपेंड करेगा। तो ये वाला तो गलत हो गया। कह रहा था उनके संगत कोण बराबर होंगे, बिल्कुल परफेक्ट बात, उनके संगत कोण बराबर होंगे, आपने दोनों ट्रायंगल से देख भी लिया होगा। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा, इसमें ऑप्शन तो बताई दें, बी और डी आया ना। अगला सवाल आप करते हैं भाई। समबाहुभुज की भुजाएं कोणों का योगफल दिया गया था, यानी कि n-2 इंटू में 180 ये कोणों का योगफल होता है, ये 2700 हमको दिया गया था। ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे 18 कम 18 9 बचा, 18 पंजे 90 यानी कि n बराबर में 15 2 17। अगला सवाल। अब इस टाइप के सवाल तो बहुत कर चुके, देखो ये 120 है तो ये भी 120 होगा, अभी थोड़ी देर पहले समझा चुके थे। ठीक है, अगला सवाल। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण असमान हो कहलाता है। तो देखो सभी भुजाएं समान की बात पतंग में तो होती नहीं, इन्हीं तीनों में होती हैं। वर्ग के देखो विकर्ण बराबर होते, आयत के भी बराबर होते। बचा समचतुर्भुज, खत्म हो गया भाई। समचतुर बनाओगे, समचतुर्भुज आपने देखा होगा ना, एक ये जा रहा एक ये जा रहा, इसमें भुजाएं सारी बराबर होती हैं लेकिन इसके डायगोनल अलग अलग होते हैं। अगला सवाल। अच्छा ये भी समझ लेना, केवल रोम्बस और स्क्वायर ऐसे ही दो चतुर्भुज हैं जिनके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, और कोई नहीं है, ना आयत है ना कुछ है। क्योंकि आयत आप ऐसे बना लो, देखें 90 पे काट जाएगा, ले जाओ लंदन में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
बोल दिया था समरूप है। और यहाँ पर देखो इस तरीके के रेशियो दिए जाते हैं ना, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा करो, इसका मान ये है, डीई का कॉफिशिएंट 1 था तो ए बी का मान 1 है, इस तरीके से बनाया करो अपने तरीके। तो हमसे ईएफ का मान पूछा है, ईएफ का मान पता होने के लिए हमें किसका, बीसी का मान पता होना चाहिए था, बीसी का मान 8 है। अब लेकिन अगर देखेंगे इनका रेशियो बनाएंगे तो डीई भुजा का हमें मान 1 पता है, और सॉरी 2 पता है, और ए बी का मान हमें 1 पता है। देखो नहीं कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये चीज़ सही है सबसे, आप टाइम सेव करेंगे बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1/2 हो गया, ये हमको 8 दे दिया था, इसका मान 16 हो गया। सिमिलरिटी में है, रेशियो हमें पता बनाना था, बात खत्म। एक समषट्भुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होगा। आपको पता है कि अगर एन भुजाएं निकालते थे 360 बटे में थीटा कर देते थे, ये क्या होता था, ये एक्सटीरियर एंगल होता था। तो वही चीज तो यहाँ पर है, खत्म हो गया। 6 भुजाएं थी तो 60 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान। अगला सवाल, अब बताओ इससे आसान सवाल हो, ये क्या ही पूछा गया था। चलो अगला करते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोण इतने इतने दिए गए थे, 3p प्लस का 2r का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो 3p यानी कि हमें कुल मिलाकर 3 इंटू में 3x प्लस में 2r का मान कितना है, r का मान ये दिया 4x इंटू में 4x, यानी कि यहाँ पर 3 तरह का 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 9 8 17x का मान निकालना था। या तो ऑप्शन देख लो 17 का मल्टीपल, या तो डायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन कर लो। 6 4 10 5 15 3 18, यानी कि 18 का मान 180 दिया गया था और हमें 17 का मान निकालना था। देख रहे हो चतुर्भुज लगा रहे, 180 त्रिभुज का लगा रहे, एंगल का सम कर रहे, यही तो होता है। तो ये 2 गुना हो रहा था इसका, यानी कि 20 गुना, इसका भी कर लो। ठीक है, इनको सबको एक्स एक्स मान कर ये हमने लिख लिया था। यहाँ पर अगर लिखते तो ये 18x का मान आता, ये 17x का आता। अगला सवाल, समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि 1 और 2 तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोण युग्म बनाते हैं। 1 बराबर इतना, 2 बराबर, देखो अंतः कोण युग्म बनाते तो इनका सम 180 होगा, यानी कि एंगल 1 प्लस का एंगल 2 बराबर में 180 हो गया। तो एंगल 2 बराबर में 180 से 35, 180 से 35 गया तो 150 से 5 और कम कर देंगे 145। ये समझ गए ना, ये देखो समांतर रेखाओं के युग में ये इस तरीके से ये दोनों एंगल थे, इन दोनों का सम हमने आपको बताया था 180। अगला सवाल, एक चतुर्भुज के कोण इतने इतने, चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप और सबसे छोटे कोण के माप का अंतर क्या होगा। यानी कि 10 से 2 गया 8, यानी कि 8x का मान निकालना था। 8 का मल्टीपल देख लो, ये एक बन रहा है, ये तो नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, और ये भी नहीं बन रहा। बाकी तो आपको पता है ना, 360 बराबर मतलब 7 5 12, 12 और 2 14, यानी कि 24 बराबर आपको दिया गया 360, और 8 बराबर निकालना। ठीक है, तो ये कर लोगे आप लोग। अगला सवाल, अब इसमें हमसे कॉन्ग्रुएंसी पूछी, यानी कि बिल्कुल हुबहू मिलना चाहिए। तो ऐसे रुक जाओ, देखो ए बी बराबर में 3 है, इधर कुछ दिया गया, इधर में आर क्यू 3 दिया गया, यानी कि जहां ए बी लिखा होगा वहीं आर क्यू लिखा होगा। ए बी फर्स्ट में लिखा है, यहाँ पर आर क्यू देखो हटा दो, यहाँ पर ए बी लास्ट में लिखा है, यहाँ पर आर क्यू देखो एक छोड़कर एक लिखा है, यहाँ पर ए बी शुरू में लिखा है, यहाँ पर देखो एक छोड़कर एक लिखा है, यहाँ पर ए बी एक छोड़कर एक लिखा है, एक छोड़कर एक आर क्यू लिखा, आंसर लगा। अगर ये भी मिल जाता तो यहाँ पर बी सी 4 है और फिर पी आर 4, जहां बी सी होगा वहीं पी आर होगा। देखो बी सी यहाँ है और पी आर यहाँ, कॉम्बिनेशन देखो बी सी और पी आर। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगला सवाल, पी क्यू आर में 90 3 और 6, चलो आसानी है ये तो, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, ये दे दिया था पी क्यू दे दिया था 3, पी आर 6 दे दिया था, और पी आर क्यू यानी कि इसका मान हमसे निकालना था। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि ये किसका मान हो गया साइन में, साइन 30 डिग्री का हो गया, यानी कि थीटा बराबर कंपेयर करने पर 30 डिग्री। अगला सवाल, अब ये समरूप बोल दिए है, यानी कि जो भुजा लिखी होगी उसी के साथ रेशियो बना देना, इसमें आपको चित्र नहीं बनाना है। ये समरूप बोले हैं, यानी कि ए बी जहां होगा वहीं ए एफ ई उसके सामने लिखा होगा। तो ए बी एक्स दिया था, एफ ई यहाँ पर देखेंगे तो ये 12 हो गया। अगर हम देखेंगे बी सी में एक्स प्लस 2 पता है, बी सी यहाँ पर लिखा तो ई डी का रेशियो लिखेंगे, यानी कि ये एक्स प्लस 2 है तो ई डी का 18 है। बस चित्र नहीं बनाना, चित्र बना रहे तो धोखाधड़ी चल रही है। जहाँ ए बी है उसके सामने हमने लिख दिया एफ ई का मान, जहाँ बी सी है वहीं ई डी का लिख दिया। तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 3 18 हो गया, 3 से 2 गया एक्स हो गया, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, खत्म हो गया। एक्स का मान ही तो पूछा गया था। अगला सवाल कह रहा था एबीसी पी क्यू आर में इतना इतना दिया गया था, तो दोनों त्रिभुज देखो बना लेते हैं इसमें।
थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर हो गया ये पी क्यू आर, बोल दिया था ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी अगर 2 लिख लिया और बराबर में ए सी, यानी कि ए सी ये 2 हो गया। सी बराबर में पी, यानी कि अगर ये सी हमारा 60 डिग्री है तो ये पी कहाँ चला गया, ये 60 डिग्री हो गया। फिर बी अगर बी बराबर क्यू, यानी कि बी अगर 60 है तो क्यू हमारा ये 60 हो गया। तो ये कह रहा था कि दोनों त्रिभुज हैं। सबसे पहले समद्विबाहु, समद्विबाहु हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर तो ये समद्विबाहु हो गए, ये बात तो हो गई। किंतु सर्वांगसम नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये साइडों की तो कोई बात ही नहीं की। सर्वांगसम का मतलब होता है कि हूबहू साइडें मिलती हों। उन्होंने ए बी और ए सी का दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि पी क्यू वाला ए बी के बराबर है। एक दूसरे की साइडें कंपेयर नहीं की है भाई, आपस में ही कर दिया। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। बाकी आप देख भी सकते हो यहाँ पर 60 है, कुछ भी भुजाएं हो सकती हैं, ये 4 4 ले लेते, ये चीज ध्यान रखना। कह रहा था सर्वांगसम, सर्वांगसम तो नहीं है भाई, तो सॉरी सर्वांगसम तो पहले ही प्रूव कर लिए। अच्छा हाँ ठीक है, सर्वांगसम है कैसे नहीं है भाई, पहले ही प्रूव कर लिया। ना तो सर्वांगसम है ना ही समद्विबाहु है। समद्विबाहु तो होगा ही भाई, ये पता है, 2 एंगल जब बराबर है तो समद्विबाहु कैसे नहीं होगा, ये भी हटा दो। समद्विबाहु तथा सर्वांगसम अभी ऊपर ही फेल कर चुके हैं। अगला सवाल, अब इसमें समअष्टभुज का बिल्कुल आपको पता है, अगर हमें क्या निकालना है बाह्य मतलब एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बटे में n कर देना। 8 है तो 8 चौक 32, 8 पन्ना 40। था कौन सा सत्य है, प्रत्येक समलंब समांतर चतुर्भुज हो जाए? नहीं, बिल्कुल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समलंब में ऐसा नहीं होता है। कह रहा था प्रत्येक समांतर चतुर्भुज वर्ग होता है? कभी नहीं होगा भाई, ये बना तो है, ये वर्ग होगा कहीं से? नहीं होगा। प्रत्येक आयत वर्ग होगा? नहीं, लेकिन प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है। वर्ग में सभी की प्रॉपर्टी लग जाती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग मतलब सभी का मतलब है वर्ग में आयत की सभी प्रॉपर्टी लग जाएंगी। बाकी ऐसा नहीं कि किसी की भी रैंडमली उठाओ चतुर्भुज लगा दो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं प्रत्येक समचतुर्भुज वर्ग होता है, ये ध्यान रखना। वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है। दो चतुर्भुज हमारे पास ऐसे हैं जिनके डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं, वो होता है रोम्बस और स्क्वायर। कौन कौन से? रोम्बस और स्क्वायर। इसके अलावा कोई भी आपका क्वाड्रिलेटरल ऐसा नहीं है जो 90 डिग्री पर उसके डायगोनल काटते हो, ये ध्यान रखना। इस पर सवाल आ जाते हैं, काम में आता है ये चीज। अब देखो समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, इसमें भी बराबर होंगी। एंगल की बात कर लिया जाए भाई, सम करके देख लो भाई। समचतुर्भुज इस तरीके से बनाते हैं, इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा? 180 होता है। तो वही चीज तो यहाँ पर भी लगी, ठीक है। तो ये वाला तो डी हमारा एकदम सही है। तो आंसर क्या आया? डी आया, बाकी तो कोई भी सही नहीं था। अगला सवाल कह रहा था एबीसी के बी और सी के आंतरिक समद्विभाजक डी पर मिलते हैं, एंगल ए 75 है, बी डी सी का मान। ये तो आपको पता होगी प्रॉपर्टी, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसका मान हमें 75 दिया था, अगर इसका मान निकालना तो 90 प्लस का 75 पाई में 2 हो गया, तो 2 3 6 यानी कि 37.5 कर लो, 7 हो गया, 9 3 12 आंसर। अगला सवाल, वर्ग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कोण बराबर? बिल्कुल। विकर्ण बराबर? बिल्कुल। सभी भुजाएं बराबर होती हैं? ऑप्शन एक बार देख लो तभी चेक करेंगे। जो श्योर शॉर्ट हुआ करे पहले उसको पकड़ा करो। ए सी डी, ए सी डी, इसमें ए नहीं है, इसमें डी नहीं है, ए सी डी है, इसमें बी है, बाकी डी गायब है। तो ये तो होगा नहीं, यानी का आंसर हो गया, बस खत्म हो गया। अच्छा ये तो नहीं सोच रहे सभी भुजाएं समांतर होती, सभी कैसे हो जाएंगी? ये कहाँ समांतर हो गई? ठीक है, समांतर तो लाइनें वो होती जो कहीं पर मिले ना। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सममित कोण इतना। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? जो वर्ग के सर्किल के अंदर बना होता है, और आमने सामने कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है, यानी कि 10 बराबर में क्या हो गया? 180 हो गया। तो कह रहा था तो दोनों में से बड़े कोण की माप क्या होगी? यानी कि 7 बराबर पूछा गया है, तो ये तो 18 18 7 126। अगला सवाल, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिगत है, यानी कि ऊपर बना हुआ। तो ये वर्ग हो गया, ठीक है। ये सर्किल व चित्र बनाना नहीं है, इतना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसका जो डायगोनल होगा वो ये हो गया, और डायामीटर वृत्त का वो भी यही हो गया, यानी कि इसका मान क्या हो गया? √2r। आर का मान कितना? सॉरी √2r कह रहा हूँ, √2a, यानी कि 7 सेंटीमीटर बुझाती। अगर हम रेडियस लिखेंगे तो 7√2 अपॉन में 2 हो गई ये रेडियस। परिधि बतानी यानी कि 2πr का मान बताना, यानी कि 2 गुणे में 22 बटे में 7 हो गया, और इधर कर देंगे 7√2 अपॉन में 2 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 22√7 में 22√2 आंसर। अगला सवाल,
कहते हैं कि नियमित बहुभुज में इतने विकर्ण हैं तो आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। सबसे पहले तो भुजा निकाल लो, एन एन माइनस का 3/2, ये होता है विकर्ण का फार्मूला, ये दिया गया था 65, तो इधर लिखेंगे एन एन माइनस का 3, 65 दूनी 130 हो गया। अब यहाँ पर देखो भुजा हमें निकालनी पड़ेंगी, यानी कि हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, यानी कि इन पे वैल्यू देखनी पड़ेगी। या तो ट्रिपलेट बनाओ, या तो यहाँ से डायरेक्ट देखो, ये 13 गुणे में 10 हो रहा था, इनका डिफरेंस क्या आ रहा, 3 आ रहा, देखो समझ में आ गई। यानी कि एन बराबर क्या रहा होगा, एन बराबर में 13 रहा होगा। अब आंतरिक कोणों का योगफल एन माइनस का 2 इंटू में 180 होता है, यानी कि 13 में से 2 चला जाएगा इंटू में 180, तो क्या आ जाता, 11 का मल्टीपल आंसर आ जाता। तो यहाँ पर बचा 11, यानी कि 1980 आंसर। अगला सवाल, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज है। देख लो भाई, कह रहा था एक कोण ये वाला रहा, ये इसका योग इन दो कोणों के योग के बराबर है, क्या होगा। अगला सवाल, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होता है, केंद्रक होता है। ये तो देखो याद नहीं होगी प्रॉपर्टी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जो भी चीज़ आपको लगती है ना उस पर आप मतलब मार्क करके आपके नोट्स होंगे उनसे रिवाइज करते जाना, नहीं तो हमें ये 350 क्वेश्चन कराने में पूरा साल निकल जाएगा। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। देखो ये कर चुके थे सवाल, आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा था यदि दो समांतर जीवाओं, अच्छा ये चीज़ें समझ लेना, वो एकांतर अंत युग्म बोल रहा है, ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं, आप खुद से करने की कोशिश करना। यदि दो समांतर जीवाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतः कोण का अनुपात इतना है तो अन्य दोनों कोणों के कोणों का मापों का धनात्मक अंतर क्या होगा। दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, कह रहा एक ही ओर स्थित दो अंतः कोणों का अनुपात बताओ। ये 10 हो गया सम, और कुछ हमारे हिसाब से यानी कि जो प्रॉपर्टी उसमें 10 होता है। अब अंतर बताना, 7 से 3 गया 4 का मान, यानी कितना आ गया 72। अब वो ऐसे बात कर रहा था एकांतर अंतः कोण के, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, उसका आंसर 35 का 35 ही आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज P और Q क्रमागत कोणों के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेद करते हैं, PT का माप क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज ये रहा ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, और ये हो गया हमारे पास S, ठीक है। अगर हम देखें तो इनके कोण समद्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं। सबसे पहले तो किसी में भी ये बात अगर बोली जाए कोण समद्विभाजक की बात, तो अगर ये एंगल निकालना तो हमेशा ध्यान रखना एंगल S प्लस का एंगल R, ये सभी जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हो रहा हो बस। अब हमें यहाँ पर देखो मान दिए नहीं गए, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, इन दोनों के एडजेसेंट एंगल का क्या सम होता है, 180 होता है, यानी कि 180 बटे में 2 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 90। अगला सवाल, यदि त्रिभुज ABC में कोण का अनुपात इतना है तो कोण ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है भाई, 4 3 7, 7 5 12, 12 एकम 12 हो गया, 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 15 तियां 45, 15 पना 75 आंसर। ये 15 बराबर 180, सॉरी 4 3 7 5 12 बराबर 180 हुआ ना, तो 1 बराबर 15। ये आसान है, इसमें क्या ही मैं बताऊं आपको, ठीक है। चलो 100 सवाल हो गए, काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल हम लोग कर रहे हैं। ऐसे से CGL में भी नहीं ऐसे पूछे गए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें तो अलग एक्स्ट्रा रहती हैं हर जगह, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।